हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल एमएलडी। आज के लेक्चर में मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेल के पार्ट सेकेंड के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने सेल के बारे में लेक्चर दे दिया है पार्ट 1 में, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। ठीक है, तो मैंने सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनाइजर्स थे उनके बारे में बता दिया था, बस उनकी थोड़ा डिटेल रह गई थी। आज के लेक्चर में मैं वो कवर कर दूंगा। ओके, देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपको वो बता देते हैं। देखिए, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है सेल की। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जैसे ये कोई भी सेल है तो ये इसकी बाहर की तरफ से ये सेल को कवर करती है। ओके, एंड मैंने क्या लिखा है, इट अलाउ फॉर द सिलेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन रहती है तो ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये सेल के अंदर आने वाले सब्सटेंस और बाहर जाने वाले सब्सटेंस को भी सिलेक्ट करती है। ठीक है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनको सेल से बाहर निकालती है, मतलब, और जो अच्छे गुड सब्सटेंस रहते हैं उनको सेल के अंदर एंटर कर लेती है। ओके, एंड देन मैंने लिखा है द सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय लिपिड बाय लेयर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिपिड मोलिक्यूल्स। जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो 3 टाइप के लिपिड मोलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, जिनमें कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो 75% रहती है, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है सेल मेम्ब्रेन में। एंड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है 20% रहता है। एंड ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो 5% रहता है। ओके, एंड मैंने क्या लिखा है, इट कवर द साइटोप्लाज्म। और देखिए, जो सेल होता है इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भी भरा होता है। ठीक है ना, तो इस साइटोप्लाज्म को भी कवर करने का काम करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड प्रोवाइड प्रॉपर शेप ऑफ द सेल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन रहती है ये हमारे सेल को शेप भी प्रोवाइड कराती है, मतलब आकार देती है। ओके ओके, अब हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, द साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखिए, ये जो सेल होता है, ये मान लीजिए ये सेल है, ठीक है ना, इसके बीच में न्यूक्लियस रहता है, ठीक, केंद्रक जिसको बोलते हैं। इसके साइड साइड में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, और तो इसमें जो सेंटेंस लिखा है वो यही लिखा है कि जो साइटोप्लाज्म रहता है तो उसके अंदर जो उसके साइड में जो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है एंड उसके बीच में जो न्यूक्लियस रहता है, इनके बीचों बीच ये वाला जो पोर्शन रहता है पूरा, इस पोर्शन में रहता है। ओके, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सॉरी, ऑर्गेनेल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, एक होता है साइटोसोल और दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल क्या होता है, देखिए, जो साइटोसोल होता है ये फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का। मैंने बताया इसके अंदर जो सेल साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड साइटोसोल भी प्रेजेंट होता है। जो साइटोसोल होता है वो फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है ना, लिक्विड पोर्शन होता है। ओके, एंड जो ये जो साइटोसोल होता है इसमें कुछ सब्सटेंस डिजॉल्व रहते हैं, मतलब घुले हुए रहते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्बुमिन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, एटीपी हो गए, वेस्ट मटेरियल, ग्लूकोज एंड प्रोटीन, ये साइटोसोल के साथ मिक्स रहते हैं। ओके, किस कंडीशन में, डिजॉल्व रहते हैं। ठीक है ना, एंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स मैंने लिखा है, ऑर्गेनेल्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड हैव द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। अब ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इस देखिए साइटोप्लाज्म तो मैंने फ्लूइड वाला पार्ट बता दिया, एंड फ्लूइड के साथ साथ उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सब जो रहते हैं, तो जो ये होते हैं इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, और इनका जो साइज होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक, इनकी संरचना अलग अलग होती है और इनका वर्क भी अलग अलग होता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इनका अपना स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, जो न्यूक्लियस था उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1831 में। ठीक है, एंड न्यूक्लियस जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है जो कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर रहता है। न्यूक्लियर एनवलप क्या कहलाती है, देखिए, जैसे ये मान लीजिए सेल है, ठीक है ना, ये एनवलप हो गई और इसके अंदर ही न्यूक्लियस रहता है, मतलब कवरिंग, न्यूक्लियस की कवरिंग को ही न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ओके,
एंड मोस्ट सेल कंटेन न्यूक्लियस एक्सेप्ट अ मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। देखिए जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट 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 का मतलब छोड़कर, किसी को एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होती है, जो पूरी तरह से बन गई होती है, कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी होती है, उस रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बाकी जितनी भी सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, एंड द न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल उसमें कंटेन रहता है। ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम विच आर मेड फ्रॉम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड जो न्यूक्लियस होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर में। ओके, एंड इसमें ये जो होते हैं क्रोमोसोम वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेल सेंट्रल पार्ट, एंड जो ये जो होता है ये सेल के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट। ओके, अब हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल का एक पावर हाउस होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पावर हाउस इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, इसके बारे में मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखिए इसकी आउटर साइड में 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, ये जो बाहर साइड होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड उसकी जो इन साइड होती है अंदर साइड उसे हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, एंड इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एंड इसके अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने जिगजैग टाइप करके कुछ बनाया है, इसे हम क्रिस्टाई के नाम से जानते हैं। ओके, एंड इसके अंदर जो स्पेस रहता है इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। एंड जो हमारा राइबोसोम होता है इसके अंदर भी कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कुछ अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है दे आर इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल। वही इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर एरोबिक अच्छा देखिए यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है, ठीक है ना। तो अभी पहले आपको बता देता हूँ एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिन्हें जीवन जीने के लिए CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए जो एरोबिक होता है अपनी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंचती है, ठीक है। जब सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर। ओके, एंड मैंने लिखा है द माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी थ्रू केमिकल रिएक्शन। वही बात है कि कुछ केमिकल रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उसके थ्रू एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एंड देयर नंबर इज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द हाउ एक्टिव द सेल। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबरिंग की बात करें तो ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारी लीवर सेल्स हो गई, जो हमारी स्केलेटल मसल्स हो गई, यहाँ की जो सेल्स हैं स्केलेटल मसल्स की जो सेल्स हैं, इन सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कुछ ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता होगा क्योंकि वहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओके, एंड द माइटोकॉन्ड्रिया वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 membranes such as outer membrane and inner membrane, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि इस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं 2 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, मतलब इनमें 2 मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर की तरफ होती है तो उसे हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ होती है उसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आल्सो हैव एन स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर ओन डीएनए। मैंने आपको अभी जब स्ट्रक्चर इसका समझा रहा था तो बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक, स्वयं का डीएनए। एंड दे आर ऑल्सो कंटेन राइबोसोम्स, एंड जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। एंड रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव एनी माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारे ह्यूमन ब्लड होते हैं उनकी जो ब्लड सेल्स होती हैं रेड ब्लड सेल्स, उनमें किसी भी प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। यही एक ऐसी ब्लड सेल्स होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ओके, तो यहाँ तक आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगा राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है ना, कि राइबोसोम्स क्या होता है। देखिए जो राइबोसोम्स होते हैं ये लिखा है दीज आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटीन एंड आरएनए। जो राइबोसोम्स होते हैं ये सेल्स के अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो दानेदार संरचना रहती है इसे हम बोलते हैं
ये प्रोटीन एंड आरएनए को सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। एंड मैंने लिखा है दे आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये यही एक साइट है सेल के अंदर जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। फिर थर्ड मैंने लिखा है दी राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो राइबोसोम्स होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखिए मैंने आपको अभी न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में जब न्यूक्लियस बता रहा था तब बताया था कि देखिए जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके साइड साइड की जो ये कवरिंग होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। एंड इसके ऊपर राइबोसोम अटैच रहते हैं, ठीक है ना। एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके बारे में अभी आगे बताने वाला हूँ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवेलप है इसके ऊपर राइबोसोम अटैच रहते हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। फिर मैंने लिखा है सम ऑफ द राइबोसोम्स आर फ्री और अनअटैच्ड एंड दे सिंथेसाइज प्रोटीन विद इन द साइटोसोम। कुछ राइबोसोम्स ऐसे भी होते हैं जो सेल के अंदर फ्री रहते हैं, मतलब कहीं भी प्रेजेंट रहते हैं साइटोसोल के अंदर, ठीक है ना। जो साइटोप्लाज्मा रहता है वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, और किसी से अटैच नहीं होते हैं, ना तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच रहते हैं ना ही न्यूक्लियर एनवेलप में अटैच रहते हैं, ठीक है ना, फ्री रहते हैं सेल के अंदर। फिर इसके बाद मैंने लिखा है फिफ्थ पॉइंट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे सिंथेसाइज प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आया। ओके अब हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक सीरीज होती है मेम्ब्रेन की जो आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है ना, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए कुछ इस तरह से उसका डायग्राम रहता है, ठीक है ना। और ये जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है तो उसके बारे में देखो क्या होता है वो। देखिए जो राइबोसोम्स होते हैं आर अटैच टू द वॉल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं इनके ऊपर कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इनके ऊपर कुछ राइबोसोम अटैच रहते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ओके। एंड मैंने इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखा है राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड टू द सेल वॉल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and they help in the synthesis of lipid and it also help in the detoxification of some drugs। and smooth endoplasmic reticulum जो होता है उनकी जो सेल वॉल होती है उनके ऊपर किसी भी प्रकार के राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये लिपिड को सिंथेसिस करते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। एंड साथ ही साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका एक फंक्शन होता है, ये कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने में उनको हेल्प करता है, ओके। ओके यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम जानेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, ठीक। देखिए जो गोल्जी एपरेटस होता है इसे और हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। एंड मैंने सेकेंड लिखा है इट इज फाउंड इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल। और ये जो गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस होता है ये जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट हो उनमें भी और जो एनिमल्स हैं इनमें भी, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा है इट्स मेन फंक्शन इज द पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, ओके सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने। प्रोटीन इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर रीजन्स ऑफ द सेल, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो उसी से देखिए लिखा है यहाँ पर मैंने कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन को पैक करके सिक्रीशन का काम करता है। एंड साथ ही साथ ये जो प्रोटीन होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है। उसके बाद ये क्या करता है जो सेल के अदर रीजन्स होते हैं, मतलब क्षेत्र बोला जाता है हिंदी में, उसका मीनिंग होता है क्षेत्र, ठीक है ना, अदर रीजन्स में भी ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। देखिए अब लास्ट बचा हमारा लाइसोसोम, ठीक। लाइसोसोम क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए मैंने लिखा है दे आर ऑल्सो नोन एज सोसाइटी बैग्स ऑफ द सेल्स, मतलब ये इसे और हम सोसाइटी बैग्स के नाम से भी जानते हैं। एंड व्हेन सेल गेट डैमेज लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। देखिए जो लाइसोसोम होता है ये भी सेल ऑर्गेनेल्स का एक पार्ट होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। इसे और हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब भी सेल डैमेज्ड होता है, ठीक है ना, तो ये सुसाइड बैग्स क्या करता है, बस्ट होता है और इससे कुछ एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि वो पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए हम इसे और सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और आगे के लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।